प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैलेंस शीट क्या होता है, इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बैलेंस शीट कैसे हमें अच्छे क्वालिटी के कंपनीज को सेलेक्ट करने में हमारी मदद कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो ज़रूर वॉच करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो नाउ बैलेंस शीट क्या होता है, तो देखिए बैलेंस शीट नाम से ही पता चल रहा है ना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नाम से ही पता लग रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब उस जो भी स्टेटमेंट है उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है। उसी तरह से बैलेंस शीट नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई इसमें एक ऐसा शीट है जो कि बैलेंस किया हुआ है ना। तो ऑफकोर्स आगे जब मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बैलेंस किया गया है। तो देखिए बैलेंस शीट को पर्सनल एग्जांपल से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, कहीं कोई डिफ़िकल्ट नहीं। अगेन फिर से मैं रिपीट कर दूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वहाँ पे जाकर एनुअल स्टेटमेंट चेक करें, उसमें आपको सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ वहाँ पे बनाया है, उसे पढ़ना है, समझना है, बस यही करना है। और बनाना और पढ़ना समझना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। रिलेटिवली पढ़ना और समझना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो मैं आपको मदद करूँगा कि कैसे पढ़ें और कैसे समझें बैलेंस शीट को। पर्सनल एग्जाम्पल मतलब इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कंपनी पे जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे कोई भी इंडिविजुअल है ना, तो उसमें कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज़ होते हैं। एसेट क्या हुआ, जैसे आपने कोई घर खरीदा हुआ है, कार खरीदा हुआ है, हाँ, आपके बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट्स है, ये सभी कुछ आपका एसेट हो गया, ठीक है। लायबिलिटी का क्या हो गया, भाई आपने जब कार खरीदा तो हो सकता है आपने लोन लिया हो, ठीक है। उसी तरह से अगर घर खरीदा है तो हो सकता है आपने लोन पे घर लिया हो। तो लायबिलिटी का मतलब है एक तरह से आप उसको लोन देख सकते हैं जो कि आपने बाहर से लिया, उसे आपको चुकाना है, जबकि एसेट आपका हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने एक हाउसिंग लोन लिया। हाउसिंग लोन पूरा पैसा तो आपको लोन नहीं मिलता है ना, आपको 70 to 80% घर का जितना कीमत है उसका अबाउट 70 to 80% के आसपास ही लोन देते हैं, ठीक है। और बाकी का पैसा कहाँ से आएगा, बाकी का पैसा आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो खुद के पॉकेट से पैसा आप लगा रहे हैं उसे बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। और जो पैसा आप बैंक से ले रहे हैं वो हो गया लायबिलिटी, ठीक है। और जब आपने ये दोनों लेकर घर खरीदा मान लीजिए, तो घर हो गया आपका एसेट। यही है बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट जो कि घर का जो कीमत है, एक साइड आपका एसेट आ गया और दूसरे साइड हो गया इक्विटी और लायबिलिटी ना, दोनों को लेकर आपने घर खरीदा है, दोनों की मदद से आपने घर खरीदा है। तो यही है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको एक साइड देखने को मिलेगा एसेट और दूसरे साइड आपको देखने को मिलेगा इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। तो यही दोनों इसमें बैलेंस किया जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे जो एसेट और लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपने पैसा कहाँ से लिया। मतलब कंपनी में जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से अब मैं समझा देता हूँ कि भाई कंपनी के बाद जो पैसा आया वो कहाँ से आया। तो या तो कंपनी का जो मालिक है, दैट इज शेयर होल्डर्स, जिसने भी उस कंपनी में इसके शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना पैसा लगाया है जिसे हम इक्विटी बोलेंगे। या फिर कंपनी ने किसी तरह का लोन लिया है, बैंक से लोन ले सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से कंपनी पैसा रेस करता है, ठीक है। उसके बाद उसी पैसे से कंपनी या तो फैक्ट्री सेटअप करेगा या फिर मशीनरी खरीदेगा या फिर बाकी जो खर्चे हैं कंपनी के, कंपनी चलाने में और भी बहुत सारे खर्चे हैं, उन खर्चों को मैनेज करेगा उसी पैसे से, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपको यही ध्यान में रखना है कि एक साइड हो गया इक्विटी प्लस लायबिलिटी, उससे आपको ये पता चलता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, दैट इज सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। और दूसरा साइड हो गया एसेट, जो पैसा आपका आया उस पैसे का आपने क्या किया। तो जब एसेट साइड चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा ओके इस पैसे से आपने ये सामान खरीदा या फिर ये काम किया, ठीक है। तो ये हो गया यूजेज ऑफ फंड। तो यहाँ पे पैसा आपने कहाँ से लिया और कहाँ खर्च किया, तो ऑफ कोर्स ये दोनों बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि जो भी पैसा आप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो खर्च कर रहे हैं। खर्च नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट बैंक में तो रख रहे हैं, बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ रहा है, तो वो भी तो एसेट में आएगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट हमेशा होगा, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। होप आपको समझ में आ गया होगा ना। इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं समझने के लिए।
तो देखिए, जब भी आप एसेट की बात करेंगे ना, तो एसेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया शॉर्ट टर्म एसेट, ठीक है, 1 साल से कम का लाइफ जिसका बचा हुआ हो, 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे करेंट एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट का एग्जांपल क्या हो सकता है? इन्वेंट्री हो सकता है, मतलब कि रॉ मटेरियल रखा हुआ है ना, उसका सामान बनेगा, फिनिश गुड बना नहीं, तो 1 साल के अंदर आप उसका फिनिश गुड बनाकर बेच देंगे, ठीक है। साबुन बनाने वाली कंपनी है ना, साबुन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल ज़रूरत होगा ना, तो रखे हुए अपने पास, और फिर उससे धीरे धीरे उसका प्रोसेसिंग होगा रॉ मटेरियल का, मतलब इन्वेंट्री का, उसके बाद उससे कोई फिनिश गुड साबुन बनेगा, बिकेगा, ठीक है। लेकिन कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक तो वो रहेगा आपके पास, तो वही इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया रिसीवेबल। प्रॉफिट लॉस में आपको बताया था कि जब भी आप सामान बेचेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब कुछ कैश में खरीद लिया जाए, कई बार आपको क्रेडिट पे भी बेचना पड़ता है, क्रेडिट सेल्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे रिसीवेबल। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जब भी आप बेचेंगे तो जो भी आपसे ले रहा है सामान, वो आपको बोलेगा कि भाई 2 महीने या 3 महीने में मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, इसे ही बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद ऑफकोर्स बैंक में अगर कुछ पैसा पड़ा हुआ है या कुछ शॉर्ट टर्म का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये सभी कुछ करेंट एसेट में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 साल से नीचे के कम का पीरियड हो गया, तो जो भी जैसे इन्वेस्टमेंट है, तो 1 साल से कम का जो इन्वेस्टमेंट है पीरियड का, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट। तो 1 ईयर प्लस का जिसका यूजेज है ना, मतलब जिसका लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। जैसे फैक्ट्री हो गया ना, मतलब वो तो सालों तक आप यूज़ करेंगे, 1 साल के अंदर तो उसका यूजेज ख़त्म नहीं होगा ना। मशीनरी हो गया, सालों तक यूज़ करेंगे। कंप्यूटर आपने खरीदा हुआ है, अब सालों तक यूज़ करेंगे। या फिर कहीं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, 3-4 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 5-10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये सभी कुछ आएगा फिक्स्ड एसेट में। एसेट क्लियर हो गया, करंट एसेट लेस देन 1 ईयर, फिक्स्ड एसेट मोर देन 1 ईयर। तो दो पार्ट्स होता है, प्लेन वेनिला सिंपल। उसके बाद आ गया लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में भी आएगा करंट लाइबिलिटी, वैसा पैसा जो कि आपको 1 साल के अंदर पे करना है, ठीक है, वो हो गया करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में जैसे पेबल, जैसे कंपनी है ना, उसने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है ना, सामान खरीदा कुछ, और उसने बोला कि भाई मैं 1 महीने या 2 महीने 3 महीने में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो पैसा नहीं दिया है कंपनी ने, कंपनी के पास ही पैसा, बाद में पैसा देगा, ठीक है। तो ये भी आपके करंट लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि बाद में तो आपको पे करना है और 1 साल के अंदर पे करना है, ठीक है। उसी तरह से शॉर्ट टर्म का आपने लोन लिया है, वैसा लोन जो कि 1 साल से पहले ही आपको चुकाना है, ठीक है, उसे भी आप करंट लाइबिलिटी में बोलेंगे। फिर ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक का ओवरड्राफ्ट, वो भी शॉर्ट टर्म का है, तो उसे भी आप करंट लाइबिलिटी में डालेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी का एक पोर्शन ये हुआ। दूसरा पोर्शन अगेन जो लॉन्ग टर्म का होता है, जिसे आप लॉन्ग टर्म डेट ना, आपने जैसे बैंक से कोई लोन लिया या कोई बॉन्ड इशू किया जिसका मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन। तो लाइबिलिटी में भी 2 पार्ट्स हो गया, एसेट में भी 2 पार्ट्स हो गया। अब लाइबिलिटी में ये 2 पार्ट्स के अलावा इक्विटी का भी पोर्शन आता है। तो इक्विटी में एक तो हो गया शेयर होल्डर इक्विटी ना, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी में कितना पैसा, खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है, एक तो ये पोर्शन हो गया। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब कंपनी जैसे सालों कंपनी रन कर रही है तो प्रॉफिट जनरेट करती है ना, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जैसे कंपनी में खर्च हुआ भाई, उसके बाद कुछ पैसा हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ना एज अ डिविडेंड, लेकिन कुछ पैसा तो बच जाता है। अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो कुछ पैसा तो कंपनी के पास बच जाता है। इसीलिए देखेंगे कंपनी जो अच्छी कंपनी है उसका रिटेन्ड अर्निंग हमेशा बढ़ता जाएगा, और ये जो रिटेन्ड अर्निंग हो रहा है ना, वो भी शेयर होल्डर का माना जाता है कि भाई ये भी शेयर होल्डर का है। हमेशा ध्यान में रखें कि जो कंपनी है ना, उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उनका पैसा इक्विटी है, वो और कंपनी दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग पर्पज से दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है, दोनों अलग लीगल एंटिटी है। कई बार ऐसा लगता है ना कि जो इक्विटी का पैसा है वो कंपनी का पैसा, ऐसा नहीं है, वो शेयर होल्डर का पैसा है, ठीक है। शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटेन अर्निंग, ये सभी कुछ शेयर होल्डर का पैसा है। और लायबिलिटी तो ऑफकोर्स बाहर से आप ले रहे हैं, आपको चुकाना है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। नाउ मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कंपनी का बैलेंस शीट शो कर देता हूं, उसमें कौन कौन से आइटम्स है रफली वो बता देता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको मैंने समझाया था, स्टैंड अलोन नहीं चेक करना है, आपको कंसोलिडेटेड चेक करना है। देखिए एज ऑन 31 मार्च 2024, हमेशा ध्यान में रखें जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो एक पीरियड के लिए होगा ना, क्वार्टर का बनेगा या फिर 1 ईयर का बनेगा, जबकि बैलेंस शीट सिर्फ एज ऑन डेट बनता है। भाई एज ऑन 31 मार्च स्टेटस क्या है, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखें, ये एक पीरियड का नहीं बनता है, सिर्फ एक डेट
पे जो भी स्टेटस है कंपनी के एसेट और लायबिलिटी का, उसका ही ये स्टेटमेंट है। और सारे अमाउंट्स यहाँ पे करोड़्स में है। अभी तक हमने जान लिया है कि बैलेंस शीट में एक साइड में तो एसेट होता है और दूसरे साइड में लायबिलिटीज और इक्विटी होता है। तो सबसे पहले एसेट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है एसेट। एसेट में दो पोर्शन है, मैंने आपको बताया था। एक होगा करंट एसेट, देखिए यहाँ पे नीचे करंट एसेट है, और दूसरा है नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉन करंट एसेट जो कि लॉन्ग टर्म का है, करंट एसेट मीन्स 1 ईयर से नीचे है। ठीक है, मतलब 1 ईयर से नीचे आप इसको कंज्यूम कर जाएंगे, और जिसका यूजेज आप 1 ईयर से भी ज्यादा करेंगे उसे नॉन करंट एसेट आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो भी टर्म्स आप देख रहे हैं ना, अलग अलग कंपनीज में आपको अलग अलग टर्म्स देखने को मिलेंगे, तो इससे कहीं कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बस वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे नॉन करंट एसेट ना, देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म का है, और इसमें जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसका ब्रेकअप क्या है। नोट नंबर 3 में जाएं, एनुअल स्टेटमेंट में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। देखें कि पहले के मुकाबले बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अगेन जैसे कोई प्रॉपर्टी बन रहा है, प्लांट बन रहा है, इक्विपमेंट की कुछ बन रहा है, तो वो अगर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ना, अभी बन ही रहा है, तो उसी को वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। इसका अगेन देखना चाहते हैं क्या है, तो नोट नंबर 3 में जाए। गुडविल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कंपनी ने किसी किसी दूसरी कंपनी को खरीदा, और वहां पे जिस कंपनी को खरीदा है उसके फेयर वैल्यू से कहीं ज्यादा पेमेंट किया खरीदने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ना, उसी को गुडविल कहते हैं। ये नॉन टेंजिबल एसेट में आता है। तो ये यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हैं। अगेन कुछ और भी इंटेंजिबल एसेट्स है, उसके डिटेल्स भी आपको नोट में मिल जाएंगे। सभी कुछ नोट में लिखा हुआ है ना, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। जो भी यहाँ पे आइटम आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं तो नोट में चले जाए, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड, ये मैंने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में बताया था। कंपनी ने कहीं दूसरी जगह अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट में उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट है उसका ना, उसके आधार पे मान लीजिए 20% 30% कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके प्रोपोर्शनली उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके डिटेल्स इससे हमें मिलते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है दूसरी कंपनी में। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, लोन कितना है, उसके बाद अदर फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं। ठीक है, ये सभी कुछ लॉन्ग टर्म यहाँ पे। डिफर्ड टैक्स एसेट्स अगेन नोट में जाइए देख लीजिए। नॉन करेंट एसेट टैक्स एसेट्स क्या है, नोट में जाइए देख लीजिए। अदर नॉन करेंट एसेट क्या है, कंप्लीट डिटेल्स। तो ये सभी लॉन्ग टर्म के हैं। तो अलग अलग बैलेंस शीट में ये, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना, तो अलग अलग चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं समझ में आएगा, नोट में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बस ये ध्यान में रखिए कि ये सब लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म का 1 ईयर कम में आप कंज्यूम कर लेंगे। करंट एसेट इन्वेंट्री ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, रॉ मटेरियल। फाइनेंशियल एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी बता दिया ना, आपने क्रेडिट पे बेचा है, पैसा भी नहीं मिला है, लेकिन हाँ 1 साल के अंदर मिल जाएगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि वैसा पैसा जो कि 3 मंथ्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो या तो आपने करंट अकाउंट में रखा हुआ है, या फिर शॉर्ट टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि जिसका मेच्योरिटी या फिर इनिशियल मेच्योरिटी 3 मंथ से कम का होता है। और अब यहाँ पे देख रहे हैं बैंक बैलेंसेस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से वैसा इन्वेस्टमेंट जिसका ओरिजिनल जो मैच्योरिटी है वो 3 मंथ से तो ज़्यादा है, लेकिन 1 ईयर से कम है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लोन किसी तरह का शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, ऊपर नॉन करंट एसेट में लॉन्ग टर्म लोन है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन है। अदर फाइनेंशियल एसेट्स, अदर करंट एसेट, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये तो सभी कुछ ऐड अप कर देंगे। तो करंट एसेट का डिटेल आपको यहाँ मिल गया, टोटल नॉन करंट एसेट का यहाँ मिल गया, सबको ऐड कर देंगे तो करंट एसेट आपको यहाँ पे मिल गया। देखिए पहले करंट एसेट कितना था, अभी करंट एसेट कितना हुआ। देखिए कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। इन्वेंट्री घट रहा है, बढ़ रहा है, ये बहुत जरूरी है, इस पे जरूर ध्यान रखें, बहुत आइडिया मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। कैश का पोजीशन क्या है, ये सब आपको जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं इसका सेकंड पोर्शन। तो देखिए जो करंट एसेट है ना, जो अमाउंट आप देख रहे हैं लेटेस्ट 78,499 करोड़, वही अमाउंट आपको यहाँ भी देखिए, ये इक्विटी और लायबिलिटी देखिए यहाँ पे वही अमाउंट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं बैलेंस शीट, दोनों ही सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो तो था यूजेस कि भाई कहाँ कहाँ पैसा आपने यूज किया है। इक्विटी और लायबिलिटी से पता चलेगा कि कंपनी के पास पैसा आया कहाँ से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी का पोर्शन है। ठीक है,
ऊपर। तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है फेस वैल्यू पे, लाइक नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। अगेन कोई कंफ्यूजन है तो नोट चेक कर ले। अदर इक्विटी में जैसे इक्विटी का प्रीमियम क्या है, जैसे यहाँ तो सिर्फ फेस वैल्यू से आप ले रहे हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फेस वैल्यू पे तो शेयर्स मिलता नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपया है लेकिन आपको मिलेगा 400, 500, 600 इस तरह का इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए जो प्रीमियम हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, उसे ही इक्विटी प्रीमियम बोलते हैं, वो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी यहाँ पे आएगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कंपनी का कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट है, कोई सब्सिडरी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और मान लीजिए उसका स्टेक 70% है, ठीक है, 30% कम है, 70% ही है। तो यहाँ पे जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब जितना उसके पास स्टेक नहीं है उसका यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। तो मान लीजिए किसी का 70% है स्टेक, 30% नहीं है, तो 30% का यहाँ पे ये डिटेल आपको मिलेगा, इसलिए बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो ये इक्विटी का पोर्शन हो गया। उसके बाद लायबिलिटी देखते हैं। अगेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म 1 साल से पहले जिसे आपको वापस करना है, और 1 साल के बाद जिसे वापस करना है वो आपको नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी मतलब लीज पे कोई पैसा आपको फ्यूचर में देना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। 1 साल के बाद आपको पे करना है, उसका अमाउंट पहले के मुकाबले देखिए बढ़ रहा है। सभी कुछ पहले के मुकाबले आपको कंपेयर करना रहता है कि क्या हो रहा है भाई, उससे आपको रफ आइडिया मिलेगा। उसके बाद प्रोविजंस कुछ है। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने कुछ ऐसा पैसा रखा हुआ है जिसके बारे में श्योरिटी नहीं कब होगा, कब पे करना है, एग्जैक्टली कितना पे करना है। एक एम्प्लॉय लायबिलिटी ना, जैसे पेंशन का कुछ पैसा पे करना है, ग्रेचुटी का कुछ पैसा पे करना है, इस तरह का लायबिलिटी। और भी बहुत सारे लायबिलिटी होते हैं। तो अगर वो लॉन्ग टर्म का लायबिलिटी हो सकता है तो प्रोविजन आप यहाँ पे रखेंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अगेन टैक्स कुछ पे करना है बाद में, उसका आपने पैसा रखा। उसके बाद नॉन करेंट टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे आपने चेक किया, कुछ कुछ भी कंफ्यूजन है तो नोट देख करें कि भाई एग्जैक्टली पता चलेगा क्या चीज़ है। करंट लायबिलिटी 1 साल से कम का। बोरोइंग आपने कुछ किया, यहाँ पे मिल गया। अगेन लीज लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। 1 साल से कम है तो यहाँ पे आएगा, 1 साल से ज़्यादा है तो ऊपर नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। ट्रेड पेबल ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आपने ना सप्लायर से कुछ सामान ले लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, पैसा इमीडिएटली नहीं दिया, बोला कि मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद पे करूंगा, तो पे तो करना है आपको। तो यही दोनों, इसका ये ब्रेकअप है ट्रेड पेबल का। और इसका अमाउंट चेक कर लें कितना है, पहले के मुकाबले बढ़ रहा है, घट रहा है। फिर अदर लायबिलिटीज हो गया, अदर करंट लायबिलिटीज हो गया। प्रोविजंस, अगेन यहाँ भी प्रोविजनिंग है। तो वहीं देखिए आपको नॉन करंट में भी और करंट में एक ही चीज दोनों जगह देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको पीरियड वाइज डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई 1 साल से पहले पे करना है, 1 साल के बाद पे करना है। तो इससे आपको और कोई भी कंफ्यूजन हो नोट चेक कर लें। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। हमेशा ध्यान में रखें कि सिर्फ एक बार एक वीडियो देख लेने से ये मान लेना कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, सही नहीं होगा ना। हाँ, बेसिक्स बिल्कुल आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको खुद का प्रैक्टिस करना होगा ना। डिफरेंट कंपनीज के वेबसाइट पे जाएं, उनका एनुअल स्टेटमेंट्स निकालें, देखें क्या क्या है, नोट्स में चेक करें क्या क्या है। धीरे धीरे प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपका नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। ये सभी स्टार्टिंग वीडियोस है। अगर आपके क्वेरीज आते हैं, मुझे लगता है कि नहीं भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं डिटेल्ड वीडियोस और भी पब्लिश करूँगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कंपनीज़ को सेलेक्ट करते वक्त, अच्छे क्वालिटी को सेलेक्ट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।